Foundation of Education, written by H.A. Ochman, S.M. Craver. This is the third chapter of this book, that is Eastern Philosophy, Religion and Education. In this chapter, we are going to discuss the development of Eastern thought, Far Eastern and Indian thought. Under this, Indian thought, Chinese thought, Japanese thought, next, Middle Eastern thought, next, Eastern thought and philosophy of education, एम ऑफ एजुकेशन, मेथड्स एंड करिकुलम, रोल ऑफ टीचर. नेक्स्ट हम देखेंगे क्रिटिक ऑफ ईस्टर्न फिलोसफी इन एजुकेशन, भागवत गीता और सुजुकी. हम ये सब ये चैप्टर के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. द डेवलपमेंट ऑफ ईस्टर्न थॉट. ईस्टर्न आइडियाज आर among the oldest religious belief known, possessing a long and varied history and enormous range both in term of years and in idea. कि देखिए, अगर हम लोग देखें ईस्टर्न फिलोसॉफी को, क्या ईस्टर्न फिलोसॉफी को, तो इसको वन ऑफ द ओल्डेस्ट रिलीजियस माना जाता है. क्या ओल्डेस्ट रिलीजियस माना जाता है इन टर्म ऑफ ईयर्स और इन टर्म ऑफ आइडियाज भी. अगर हम लोग किसका जो फिलोसफी है वो ज़्यादा पुराना एंशियंट देखेंगे, तो आपको ये ईस्टर्न कंट्रीज का जो फिलोसफी है वो आपको ज़्यादा पुराना मिलेगा. वो चाहे इंडियन हो, वो चाहे चाइनीज हो और चाहे वो जापानीज हो, ये जो है वो बहुत ही एंशियंट है. और उसके साथ साथ इन टर्म ऑफ आइडियाज भी हम देखेंगे, जो हमारा जो फिलोसफी है वो बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव है और बहुत सारे तरह का आइडिया को क्या करता है कि ये इंटीग्रेट करता है. हिस्टोरिकली most studies of western philosophy begin with Greek around the 6th century BC, emphasizing figures like Thales, Pythagoras and Socrates. By the time ancient Greek thought began, philosophy had already reached a high stage of development in both India and China. कि देखिए कितना रीच था, रीच है हमारा इंडियन और जो ईस्टर्न फिलोसफी. अगर हम लोग वेस्टर्न फिलोसफी को देखें, तो ये ज़्यादातर इसका जो रूट है हमको ग्रीक से ही देखने के लिए मिलता है. हाँ, ग्रीक से ही देखने के लिए मिल रहा है और ये अराउंड 6th century BC में हमको देखने के लिए मिलता है. और इनका जो प्रोमिनेंट जो रूट फिलोसोफर है थालेज, पाइथागोरस, सोक्रेटिस, इनको माना जाता है. लेकिन जब वेस्टर्न फिलोसफी स्टार्ट हो रहा था, उस टाइम ऑलरेडी ईस्टर्न कंट्रीज में और ईस्टर्न पार्ट में, जैसे कि इंडिया और चाइना में, ऑलरेडी फिलोसफी का एक बहुत बड़ा रीच हो चुका था और ऑलरेडी फिलोसफी फ्लोरिश हो चुका था. एक डेवलप्ड फिलोसफी उस टाइम ईस्टर्न कंट्रीज में देखने के लिए मिल रहा था, जैसे कि इंडिया और चाइना में देखने के लिए मिलता है. अगर हम लोग देखेंगे जो ईस्टर्न और वेस्टर्न फिलोसफी के अंदर किस तरह का डिफरेंस है, अगर पहले हम लोग देखते हैं कि वेस्टर्न philosophy tends to emphasize logic and materialism. The Greek were perhaps unique in their emphasis on rationality rather than mysticisms and supernaturalisms. कि देखिए कि अगर वेस्टर्न फिलोसफी को हम देखें, तो ये लोग ज्यादा करके किसी के ऊपर एम्फासाइज करते हैं, लॉजिक के ऊपर एम्फासाइज करते हैं, मेटेरियलिज्म्स के ऊपर एम्फासाइज करते हैं. हाँ, जो ग्रीक फिलोसोफर है वो लोग थोड़ा एम्फासाइज करते थे किसी के ऊपर, रेशनलाइज के ऊपर. लेकिन ओवरऑल वेस्टर्न फिलोसफी को अगर हम लोग एसेस करें और ऑब्जर्व करें, तो इनका जो मेन चीज है वो क्या है कि वो है लॉजिक और मेटेरियलिस्टिक फिलोसफी, इसी को बोला जाता है. ओके, ये लोग ये जो मेस्टिसिज्म और सुपर नेचुरलिज्म, ये चीजों के ऊपर भरोसा कभी भी नहीं किए हैं. लेकिन ईस्टर्न फिलोसफी को देखिए तो ये ज्यादातर एम्फासाइज देता है किसी के ऊपर, इनर के ऊपर, इनसाइड के ऊपर, रेदर देन आउटर लाइफ के ऊपर, रेदर देन मेटेरियलिज्म्स के ऊपर. ये किसी के ऊपर एम्फासाइज करता है, इनसाइड इनर के ऊपर क्या करता है, ज्यादातर एम्फासाइज करता है, प्रायोरिटाइज करता है किसी के ऊपर इंट्यूशन, इनर प्रोसेस, ट्रैंक्विलिटी हो गया, एटीट्यूडनल डेवलपमेंट एंड मेस्टिसिज्म हो गया. इसी के ऊपर हम लोग क्या करते हैं कि ज्यादातर एम्फासाइज कर रहे हैं. और हमारा जो मेन जो फोकस रहता है वो क्या रहता है, वो ट्रैंक्विलिटी, शांति, जिसको पीस हम लोग बोलते हैं, ये रहता है. और आज का डेट में इसीलिए
आप देखेंगे ज्यादातर जो लोग, वो चाहे ईस्टर्न वो चाहे वेस्टर्न हो, दुनिया का कोई भी कोने में हो, अगर इंडिया का जो फिलोसफी है अगर किसी को समझ में आ जा रहा है, तो वो दूसरा कोई भी फिलोसफी को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। वो ईस्टर्न फिलोसफी की तरफ ही क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। क्योंकि यहाँ हम लोग मटेरियल चीजें नहीं बोलते, हम लोग यहाँ इनर के इनसाइट्स के बारे में बोलते हैं, इंट्यूशन के बारे में हम एम्फासाइज करते हैं, इनर प्रोसेस जो है उसी के ऊपर एम्फासाइज करते हैं, ट्रैंक्विलिटी के ऊपर एम्फासाइज करते हैं, एटीट्यूडिनल डेवलपमेंट के ऊपर बात करते हैं, माइस्टिसिज्म्स के ऊपर हम लोग ज्यादातर एम्फासाइज करते हैं। अवर सेंसेस एंड साइंटिफिक डिस्कवरीज। लेकिन ईस्टर्न फिलोसफी को अगर ज्यादातर देखेंगे तो वो जो साइंटिफिक डिस्कवरीज है उसके ऊपर हम लोग ज्यादा एम्फासाइज पहले से ही नहीं किए हैं। रिलेशनशिप अगर हम देखिए फिलोसफी एंड रिलीजियन को, कि ग्रीक, unlike the Greek who sought to separate philosophy from religion, Indian and Chinese religion and philosophies are often intertwined। कि अगर हम देखें वेस्टर्न फिलोसफी को, तो वेस्टर्न फिलोसोफर हर वक्त जो फिलोसफी एंड रिलीजियन है वो अलग अलग तरह से क्या करते हैं कि कैटेगराइज करते हैं और सेपरेट करते हैं, कि वो लोग बोलते हैं कि फिलोसफी रिलीजियन से एकदम अलग है। लेकिन अगर आप देखेंगे ईस्टर्न फिलोसफी को, स्पेशली इंडियन और चाइनीज फिलोसफी को अगर आप देखेंगे, तो यहाँ रिलीजियन और फिलोसफी जो है क्या है, वो एकदम इंटरकनेक्टेड है, वो एकदम क्या है कि इंटरविंड है, हो गया, एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड है, हो गया। रिलीजियस डॉक्ट्रिन्स आर मर्ज्ड विथ फिलोसॉफिकल व्यूज रिगार्डिंग नेचर ऑफ द वर्ल्ड and humanity's interaction within it. Although religious thought often relies more on deduction, faith, intuition, and mysticism, many philosophies, even modern one, embrace these approaches today। हो गया कि अगर आप देखेंगे ये रिलीजियस डॉक्ट्राइन्स को, तो ये क्या होता है, जो फिलोसॉफिकल व्यूज नेचर को लेकर और ह्यूमैनिटी को लेकर, इसी के अंदर रिलीजियस डॉक्ट्रिन को क्या किया जाता है, मर्ज होता हुआ हमको दिखने के लिए मिलता है ईस्टर्न फिलोसफी में। और उसी के साथ साथ ये देखो, ईस्टर्न फिलोसफी हम लोग पहले से बोल रहे हैं कि ये इनर ट्रैंक्विलिटी इसी के ऊपर एम्फासाइज करता है, माइस्टिसिज्म हो गया, सुपरनेचुरल इसी के ऊपर भरोसा करता है। लेकिन फिर भी आज का डेट में भी आप देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द फिलोसोफर जो है वो लोग किसके तरफ अट्रैक्ट होते हैं, कि ये ईस्टर्न फिलोसफी के ऊपर अट्रैक्ट होते हैं। The overall perspective of Eastern thought forces people to actively re-examine the meaning and purpose of life, especially since these beliefs serve as an antidote to Western philosophical complaints and the concentration of material aspect of life। कि देखिए कि ये जो ईस्टर्न फिलोसॉफिकल थॉट है, अगर इसी को हम देखें तो ये क्या करता है, लोगों को फोर्स करता है कि एक्टिवली री एग्जामाइन्स करने के लिए किसी को द मीनिंग एंड पर्पस ऑफ द लाइफ, कि तुम्हारा मीनिंग, लाइफ का मीनिंग क्या है, तुम्हारा लाइफ का पर्पस क्या है, ओके, उसी को री एग्जामाइन करने के बारे में क्या करता है कि ईस्टर्न फिलोसफी फोर्स करता है, ईस्टर्न फिलोसफी क्या करता है कि गाइड करता है। स्पेशली सिंस दिस बिलीफ सर्व एज एन एंटीडोट, और ये जो है ये एक तरह का एंटीडोट का काम करता है, हो गया, एंटीडोट का जैसे काम करता है वेस्टर्न फिलोसफी कॉम्प्लेंसिज एंड द कंसंट्रेशन ऑन द मटेरियल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। क्योंकि वेस्टर्न पार्ट में जो फिलोसफी है वो लोग किसी के ऊपर एम्फसाइज करते हैं कि जो मटेरियल चीजें है हमारे लाइफ में उसी के ऊपर एम्फसाइज करते हैं। लेकिन हमारा जो फिलोसफी है वो किसी के ऊपर एम्फसाइज करता है कि जो जिंदगी का लाइफ क्या है, पर्पस क्या है, उसका मीनिंग क्या है, उसको एग्जामिन करो, उसके लिए काम करो। ये हमारा फिलोसफी का एक ही सिंपल सा लाइन है। नेक्स्ट, अगर हम देखें मेजर एरिया जो कि फोकस क्या किया जाता है ईस्टर्न फिलोसफी में, तो the source divided into the development of Eastern thought into four major areas, that is Indian thought, Chinese thought, जापानीज थॉट, मिडिल ईस्टर्न थॉट। कि ये जो बुक है इसी में अगर हम देखें तो जो ईस्टर्न थॉट को फोर कैटेगरीज में कैटेगराइज किया गया है। फर्स्ट इंडियन थॉट, नेक्स्ट चाइनीज थॉट, जापानीज थॉट, और जो मिडिल ईस्ट
जो है मिडिल ईस्टर्न थॉट की तरह इसको क्या किया गया है कि कैटेगराइज किया गया है। तो पहले देखते हैं ईस्टर्न थॉट। मेनी फॉर ईस्टर्न कल्चर वेर ऑफ्टन बेटर ऑर्गेनाइज्ड एंड मोर टेक्नोलॉजिकली एडवांस देन वेस्ट। देखिए किस तरह का चीज है जो कि हम किसी को पता नहीं है। हम लोग मानते हैं कि नहीं, टेक्नोलॉजिकली वेस्टर्न कंट्री जो है वो बहुत ही डेवलप्ड है। हाँ अभी है, लेकिन अगर पास्ट को देखे तो जो ईस्टर्न कल्चर जो है वो बहुत ही ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड था इन कंपैरिजन टू ईस्टर्न कल्चर, इन कंपैरिजन टू वेस्टर्न कल्चर। ओके, ईस्टर्न कल्चर जो है वो टेक्नोलॉजिकली बहुत ही ज्यादा क्या था, एडवांस था इन कंपैरिजन टू वेस्टर्न कल्चर। लेकिन आज का डेट में देखिए क्या हम लोग परसीव करते हैं, हमको क्या लग रहा है कि नहीं, दुनिया में हम सिर्फ नीचे हैं, जो वेस्टर्न कंट्री है वो सारे के सारे हमसे आगे चले गए हैं। हाँ कुछ फील्ड में एकदम आगे चले गए हैं, लेकिन फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें, थिंकिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें, तो आज भी वो लोग हमारे नीचे ही हैं, हमसे आगे नहीं जा पा रहे हैं। इसीलिए तो आज का डेट में आप देखेंगे तो ज्यादातर जो थॉट है, ओके, वो वेस्टर्न कंट्री में जाएंगे तो ईस्टर्न वाला जो थॉट है उसी को वो लोग एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि उनको समझ में आ जाता है कि वो लोग जो सोच रहे हैं कि वो सही नहीं है, और हमारा जो सोच है ये क्या है कि ये एक्चुअल है, ये प्रैक्टिकल है। Next, while Westerner often find Eastern thought mysterious due to its emphasis on duty, rigid class structure, strong familiar attach, and ancestor veneration, Eastern philosophers are equally critical to the West excessive concern of material good, social advancement, and changing moral standard. कि देखिए कि अगर आप देखेंगे वेस्टर्न फिलोसोफर को, तो वो लोग बहुत माइस्टरियस होते हैं, वो लोग अचंभित हो जाते हैं, क्योंकि हम लोग जो डाइवर्सिटी चीजें है, जैसे कि हमारा ड्यूटी, रिजिडिटी, रिजिडिटी इन क्लास स्ट्रक्चर हो गया, स्ट्रॉन्ग फैमिली टाइज, ये सब चीज एक उनको माइस्टरियस चीज लगता है कि ऐसे कैसे हो सकता है। ठीक ऐसे हमारा जो फिलोसोफर है, ईस्टर्न फिलोसोफर जो है, उनको लगता है कि क्या, कि ये वेस्ट जो है वो ज्यादातर किसी के ऊपर एम्फसाइज कर रहा है, वो मेटेरियल चीजों के ऊपर एम्फसाइज कर रहा है, वो सोशल एडवांसमेंट के ऊपर एम्फसाइज कर रहा है, ओके, ज्यादातर ओवर एम्फसाइज कर रहा है, और उसके साथ साथ जो चेंजिंग मोरल स्टैंडर्ड है उसी को एम्फसाइज कर रहा है। इसीलिए द ईस्ट हैज एनरिच्ड द वेस्ट फिलोसॉफिकली एंड स्पिरिचुअली। लेकिन इन कंक्लूजन ये बुक में राइटर लिखे हैं कि अगर एट लास्ट हम देखें तो जो भी हो जाए, ये ईस्टर्न थॉट जो है, ईस्टर्न फिलोसॉफी जो है, वो वेस्टर्न फिलोसॉफी को फिलोसॉफिकली और स्पिरिचुअली क्या क्या है, एनरीच किया है। बहुत सारी चीज ईस्ट से वेस्ट को गया है, फिलोसॉफिकल चाहे और वो स्पिरिचुअल चाहे, वो सारे के सारी चीज ईस्ट से वेस्ट की तरफ गया है। नेक्स्ट इंडियन थॉट को हम लोग देखते हैं। इंडियन philosophy has a long and complex history beginning with sages contemplating the meaning of life before the time of Moses, Buddha और क्रिस्ट। कि इंडियन फिलोसफी को अगर हम देखें तो ये बहुत ही लंबा आपको एक हिस्ट्री देखने के लिए मिलेगा, और एक कॉम्प्लेक्स सा हिस्ट्री आपको देखने के लिए मिलेगा। और ये जो चीजें है, ये जो उस टाइम जो ऋषि मुनि जो थे, सजस जो थे, वहां से क्या हुआ था कि ये स्टार्ट हुआ है। फिलोसॉफिकल स्कोप को अगर इंडियन थॉट का देखिए, इंडियन थॉट का फिलोसॉफिकल स्कोप को, तो ये क्या है, इंडियन थॉट इंक्लूड नियरली एवरी सेट ऑफ बिलीफ सच एज आइडियलिज्म, मटेरियलिज्म, मोनिज्म, प्लूरलिज्म, एस्थेटिज्म एंड हेडोनिज्म। कि अब कोई भी जो बिलीफ है, हो गया, कोई भी बिलीफ को ले लीजिए, वहाँ आपको इंडियंस जो सैड है, हो गया, इंडियन जो सैड है, वो आपको दिखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। आप कोई भी फिलोसफी को उठाइए, वहाँ आपको इंडियन फिलोसफी का कुछ झलक देखने के लिए ही मिलेगा ही मिलेगा। सर्च फॉर विस्डम, देयर इज ग्रेट एम्फासिस ऑन ए सर्च फॉर विस्डम। कि इंडियंस थॉट जो है वो ज्यादातर कि ये विस्डम के ऊपर फोकस करता है, और कैसे विस्डम मिल सकता है उसी के ऊपर फोकस करता है। प्रैक्टिकल कैरेक्टर, ऑल्दो स्पेकुलेटिव, Indian's philosophy is practical in nature, originating as a means to solve the basic problem of life and suffering। कि देखिए कि ये इंडियन थॉट जो है
इसको स्पेकुलेटिव माना जाता है, लेकिन इंडियन फिलोसफी को बहुत ही प्रैक्टिकल है। हो गया, स्पेकुलेटिव तो मानते हैं लेकिन ये बहुत ही प्रैक्टिकल इन नेचर। और ये क्या करता है और इसका ओरिजिन किसके लिए हुआ है कि जो बेसिक प्रॉब्लम है हमारा लाइफ में, हमारा जो बेसिक सफरिंग है, हो गया, वो सफरिंग को खत्म करना, वो बेसिक प्रॉब्लम्स जो लाइफ का है उसी को खत्म करने के लिए क्या किया गया है कि इसी का ओरिजिन हुआ है। उसके साथ साथ मोरल्स रेस्पॉन्सिबिलिटी, इंडियन फिलोसोफर स्ट्रेस दैट नॉलेज शुड बी यूज्ड to improve social and communal life, requiring individual to live according to their ideals। कि देखिए, ये इंडियंस फिलोसोफर जो है वो ज़्यादातर किसी के ऊपर स्ट्रेस देते हैं, किसी के ऊपर एम्फासाइज करते हैं, नॉलेज शुड बी यूज टू इम्प्रूव सोशल एंड कम्युनल लाइफ, कि ये नॉलेज जो है उसी को सोशल एंड कम्युनल लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए क्या करते हैं कि इसको यूज करते हैं। This involves a prevailing sense of universal moral justice in which individuals are responsible for what they are and what they become। और इसीलिए आप देखेंगे तो इंडियंस थॉट में कि एक तरह का ये बिलीफ बन गया है कि आप क्या बनने वाले हैं, आप क्या है, ये किसके लिए है, वो सबके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, खुद रेस्पॉन्सिबल है। या ये एक चीज इंडियंस का माइंड में है कि जो हो रहा है, जो होने वाला है, उसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, मैं ही रेस्पॉन्सिबल है। मेरा जिंदगी में क्या हो रहा है और क्या होने वाला है, ये इंडियंस का एक थॉट है। नेक्स्ट, इंडियन फिलोसफी के अंदर भी बहुत सारे थॉट आपको मिल जाएगा, और उसके अंदर जो फर्स्ट हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं वो हिंदुइज्म। Hinduism is characterized by a close intervening of philosophy and religion. Its roots trace back 2500 years to a civilization that flourished in the Indus Valley from 2500 BC to 700 BC। ये देखिए, अगर हिंदुइज्म को अगर आप देखेंगे तो ये एक तरह का दो फिलोसफी और रिलीजियंस का एक तरह का इंटरविनिंग्स आपको देखने के लिए मिलेगा। क्या इंटरट्विनिंग आपको यहाँ दिखने के लिए मिलेगा। और इसी का जो रूट है वो 2500 साल पुराना है। 2500 साल पुराना एक सिविलाइजेशन के ऊपर अंदर दिखने के लिए मिलता है, और जो सिविलाइजेशन है उसका नाम क्या है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि 2500 2500 बीसी से स्टार्ट होकर 1700 बीसी तक चला था। हो गया। Cardinal principles of Hinduism include the divinity of the soul and the unity of the existence, the oneness of the Godhead and a harmony of religions। कि देखिए, ये हिंदुइज्म का चार कार्डिनल प्रिंसिपल है। फर्स्ट क्या है, डिविनिटी ऑफ द सोल, कि सोल जो है वो एकदम डिवाइन है और उसका डिविनिटी है। नेक्स्ट, यूनिटी ऑफ द एग्जिस्टेंस, और उसके साथ साथ जो एग्जिस्टेंस है उसी का यूनिटी है। नेक्स्ट, वननेस ऑफ द गॉड हेड, कि उसके साथ ये सोल जो है वो क्या हो सकता है, गॉड के साथ मिल सकता है, मिल सकता है। नेक्स्ट, हार्मोनी ऑफ रिलीजन, हो गया, रिलीजियंस का हार्मोनी। ऐसे चार कार्डिनल प्रिंसिपल के ऊपर बेस करके हिंदुइज्म फिलोसफी बना हुआ है, और हिंदुइज्म का ये चार कोर प्रिंसिपल है। नेक्स्ट, हिंदुइज्म इज यूनिक इन दैट इट हैज नो नोन फाउंडर, नो प्रोफेट, and no definite set of doctrines. It dates back to a prehistoric time when early Hindus worshipped gods representing power in nature। कि देखिए, ये हिंदुइज्म को आप अगर देखिए, ये एक तरह का यूनिक फिलोसफी है। इसी का कोई भी फाउंडर आपको मिलेगा नहीं। हो गया, आप सभी को पता है कि हिंदुइज्म का फादर करने किसी को कोई भी नहीं बोल सकता, क्योंकि इसका फाउंडर कोई किसी को पता ही नहीं है। इसका जो प्रोपागेटर भी कोई नहीं है, और उसके साथ साथ इसी का नो डेफिनेट सेट ऑफ डॉक्ट्राइन, और उसी का कोई डेफिनेट सेट ऑफ डॉक्ट्राइन्स भी आपको हिंदुइज्म का नहीं मिलेगा। इट डेट्स बैक टू प्री हिस्टोरिक टाइम। और अगर आप इसका हिस्ट्री को देखिए जिसके हम लोग डिस्कशन किए, ये प्री हिस्टोरिक टाइम से इसका रूट हमको देखने के लिए मिलेगा। व्हेन जो हिंदू जो थे वो लोग क्या कर रहे थे, जो नेचर है, जो ट्रीज, जो माउंटेन, जो रिवर, ओके, ये नेचुरल चीजों को वो क्या कर रहे थे, पहले वर्शिप करते थे। ग्रेजुअली मोनिस्टिक बिलीफ system developed were divinities through seemingly separate from and all part of one single reality called Brahman।
लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि एक तरह का मोनास्टिक बिलीफ आया, और उन लोगों को लगा कि हिंदू लोगों को, जो लोग ये प्रैक्टिस करते हैं, उनको लगा कि नहीं, एक डिवाइनिटी है, और उनको वो लोग क्या मान रहे थे, ब्राह्मण मान रहे थे, क्या ब्राह्मण मान रहे थे। और ये जो ब्राह्मण थे, इसी का तीन क्या था कि किन तीन तरह का इसका रूप था, और तीन तरह का इसका इंपोर्टेंट डिविनिटी एसोसिएटेड ब्रह्मा और क्रिएटर ऑफ, हो गया, तीन तरह का इसका रूप था। जो फर्स्ट आता है ब्रह्मा, नेक्स्ट विष्णु और शिवा। हो गया, ब्रह्मा जो थे वो क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स थे, विष्णु जो थे द प्रिजर्वर, और शिवा जो थे वो ड्रेस्ट्रेड। ये हिंदुइज्म के हिसाब से इसको माना जाता है। हिंदुइज्म इज व्यूड आज मोर ए वे ऑफ लाइफ देन ए डॉगमा। हो गया कि ये एक मोर देन ए वे ऑफ लाइफ देन ए डॉगमा इसको माना जाता है। रिगार्डिंग ह्यूमन डिजायर, हिंदुइज्म डिस्करेज डिवोशन टू परस्यूट ऑफ मेयर वर्ल्डली सक्सेस। कि हिंदुइज्म जो है वो डिवोशंस को क्या करता है कि डिस्करेज करता है टू परस्यू मेयर वर्ल्डली सक्सेस, बट बिलीव दैट वन शुड बी एबल टू कंट्रोल एंड रेगुलेट डिजायर। हो गया, ये वर्ल्डली सक्सेस को जो है इसी को वो डिस्करेज करता है, इसी का पीछे भागने के लिए वो रोकता है। लेकिन वो किसी के ऊपर फोकस करता है कि जो हमारा जो डिजायर है उसको हम लोग को कंट्रोल करना चाहिए, उसको हमको क्या करना चाहिए, रेगुलेट करना चाहिए, ऐसे ये व्यू देता है। The beginning of Hindu philosophy are found in three basic texts, that is, all appear roughly between 200 BC to and 200 200 AD, द वेदज, उपनिषद एंड एपिक्स। कि अगर हम लोग देखेंगे तो ये जो बिगिनिंग हिंदू फिलोसफी का जो है उसका तीन टेक्स्ट हमको देखने के लिए मिलता है, 1200 BC एंड 200 AD में जो है वो वेद, उपनिषद और एपिक जो है, ये तीनों हमको देखने के लिए मिलता है। हम लोग अगर वेद को देखिए तो वेद आर आइडेंटिफाइड एज वन ऑफ द थ्री बेसिक टेक्स्ट कंटेनिंग द बिगिनिंग ऑफ हिंदू फिलोसफी। कि ये हिंदू फिलोसफी का वो जो बिगिनिंग है, वो उन जो बिगिनिंग का जो तीन टेक्स्ट था उनसे एक है। हो गया, और ये जो है इसको हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं, 1200 BC से लेकर 200 के अंदर इसका डेवलपमेंट हुआ था। और ये वेद का मतलब क्या है, नॉलेज। हो गया, दे आर ओल्डेस्ट हिंदू स्क्रिप्चर। और ये वेदों को क्या माना जाता है कि हिंदू लोगों का और हिंदुइज्म का ये सबसे ओल्डेस्ट स्क्रिप्चर है। द टेक्स्ट एग्जिस्ट फॉर सेंचुरीज बिफोर दे वर इवेंचुअली रिटन डाउन। हो गया कि ये जो चीजें है ये बहुत पहले एग्जिस्ट करता था, जब इसका लिखा गया है उससे पहले ये क्या करता था, एग्जिस्ट करता है, ऐसे लोगों का बिलीव करना है। लेकिन हम देखें तो अर्ली वैदिक रिलीजन्स, द वेदस आर described as a collection of hymns, chant, a treatise and treatise belonging to peoples who refer to themselves or earlier। हो गया कि देखिए ये वेदों को हम लोग देखिए तो यहाँ आपको मिल जाएगा क्या श्लोक, उसके साथ साथ छोटा छोटा गीत, संगीत मिल जाएगा, और आपको मिल जाएगा क्या, स्टोरी भी मिल जाएगा। और इसी को जो लोग प्रैक्टिस कर रहे थे उनको क्या बोला जा रहा था, आर्यंस बोला जा रहा था। क्या आर्यंस बोला जा रहा था। आप अगर हिंदी मूवी देखते हैं तो इसी के ऊपर बहुत सारे मूवी भी बन चुका है। हो गया, ये वैदिक टाइम के ऊपर, वैदिक पीरियड के ऊपर। नेक्स्ट, अर्ली वैदिक रिलीजियंस वाज कैरेक्टराइज्ड बाय ए वर्शिप ऑफ नेचर विथ एंथ्रोपोमॉर्फिक overturn to the Vedic Indian. The universe consisted of three entities: earth, atmosphere and heaven। हो गया कि अर्ली वैदिक रिलीजन को हम अगर हम देखें तो यह का जो लोग थे वो नेचर को क्या कर रहे थे, वर्शिप कर रहे थे। हो गया, विथ एंथ्रोपोमॉर्फिक ओवरटर्न। और उस टाइम जो एंथ्रोपोमॉर्फिक मतलब ह्यूमन और जो मॉर्फिक, ये दोनों का एक तरह का कॉम्बिनेशन उस टाइम था। हो गया, ओवरटर्न। लेकिन टू द वैदिक इंडियन द यूनिवर्स कंसिस्टेड ऑफ थ्री एंटिटीज, क्योंकि उनके हिसाब से ये दुनिया जो है वो तीन तरह का तत्वों से बना हुआ है, एक अर्थ, दूसरा वाला एटमॉस्फेयर और तीसरा वाला हेवन। ये तीनों से बना हुआ है, इसीलिए वो लोग किसी के ऊपर किसी को पूजा कर रहे थे और किसी को वर्शिप कर रहे थे, वो था हमारा नेचर को वो लोग क्या कर रहे थे, वर्शिप कर रहे थे। नेक्स्ट, द अर्ली पीरियड फीचर ए polytheist polytheist view of the universe, including
numerous gods such as Agni, the god of fire, Indra, the god of thunder and rain, Varuna, who control and regulate the seasons. ठीक है कि लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि ये मोनोथेसिस्ट से जो हिंदुइज्म वो पॉलीथेसिस्ट के ऊपर तरफ गए थे। और यहाँ ये लोग अलग अलग जो गॉड है उनको वर्शिप करने लगे। जो जैसे कि एक गॉड थे अग्नि, जिनको कि फायर का गॉड माना जाता था, इंद्र जिनको कि थंडर और रेन का भगवान माना जाता था, वरुण जिसको कि जो कि सीजन्स को कंट्रोल कर रहे थे। ओके, इनको अलग अलग तरह से क्या करने लगे कि ये लोग वर्शिप करने लगे। ए फ्लूड was interpreted as a sign that the river were angry, while favorable weather meant the god were pleased। ओके, कि देखिए किस तरह का बिलीफ सिस्टम था उस टाइम। ओके, कि अगर फ्लड आ रहा है तो इसी को उस टाइम लोग इंटरप्रेट कर रहे थे कि अभी जो हमारा इंद्र है, हो गया, जो रिवर है वो क्या है, बहुत गुस्से में है। हो गया, ये इसी का एक साइन है, इसीलिए इस तरह से वो लोग इंटरप्रेट कर रहे थे। और उसी के साथ साथ वेदर अगर अच्छा है तो अभी भगवान एकदम हमारे ऊपर क्या है कि प्लेज्ड है। ऐसे लोगों को उस टाइम लग रहा था, और ये परसेप्शन था उस टाइम का लोगों को, और बिलीफ था, not perception। The first section of the Veda, known as mantras, consists of passages that praise and appropriate the god। ओके, कि अगर वेदा का फर्स्ट पार्ट को हम लोग देखिए, वहाँ बहुत सारे मंत्रज मिल जाएगा। और ये मंत्रज में क्या किया गया है कि जो भगवान है उनको प्रेज किया गया है, उनको प्रोप्रिएट किया गया है। क्या प्रेज किया गया है और प्रोप्रिएट किया गया है, उनका गुणगान किया गया है। The god were also supplicated with sacrifice and obligations। Vedic literature aimed for a harmony between people's material need and the spiritual life। हो गया कि अगर हम लोग देखेंगे तो ह्यूमनिज्म हिंदुइज्म में बहुत सारे सेक्रीफाइस और ऑब्लिगेशंस आपको देखने के लिए मिलेगा। और बौद्धिस्ट जो वैदिक लिटरेचर था उसका एम क्या था, फॉर ए हार्मनी बिटवीन पीपल्स मटेरियल एंड स्पिरिचुअल लाइफ। कि ये वैदिक लिटरेचर जो है वो लोगों का जो मटेरियल्स नीड है और स्पिरिचुअल लाइफ है उसी के बीच एक तरह का बैलेंस ये मेंटेन करता है। नेक्स्ट, फंडामेंटल स्पिरिचुअल ट्रूथ। द वैदिक सीड्स ऑफेंड सेवरल फंडामेंटल स्पिरिचुअल ट्रूथ फाउंड विद इन द वेद। हो गया कि जो वैदिक सीड्स जो थे, हो गया, फॉलोअर जो थे वो लोग कुछ फंडामेंटल स्पिरिचुअल ट्रूथ के ऊपर फोकस करते जो कि वेदा से उनका लिया हुआ था। जो सबसे पहले आता है, देयर इज एन अल्टीमेट रियलिटी दैट इज ऑल प्रिवेडिंग्स एंड सर्व आज द फाइनल कॉज ऑफ द यूनिवर्स। कि देखिए कि एक अल्टीमेट रियलिटी है जो कि यूनिवर्स का फाइनल, जिसको कि यूनिवर्स का फाइनल कज की तरह ये लोग दिख रहे थे। दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल, अल्टीमेट रियलिटी। और ये क्या है, अल्टीमेट रियलिटी क्या है कि फाइनल कज बिहाइंड द यूनिवर्स। ओके, जो फाइनल कज है ये यूनिवर्स का पीछे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्टीमेट रियलिटी बोलते हैं। और ये कौन सा है हिंदुइज्म के हिसाब से, ये गॉड है। हो गया, ये भगवान ही है जो कि फाइनल कच बिहाइंड यूनिवर्स, और इसीलिए इनको क्या माना जा रहा था, अल्टीमेट रियलिटी माना जा रहा था। नेक्स्ट, द रियलिटी इज अन अनक्रिएटेड सेल्फ लुमिनस एंड इटर्नल स्पिरिट। और उसके साथ साथ ये रियलिटी जो है उसको ये लोग क्या बोल रहे थे कि हिंदुइज्म के हिसाब से क्या है, ये वेदा के हिसाब से ये क्या है कि ये अनक्रिएटेड है। हो गया, ये किसी को क्रिएट नहीं किया गया है और ना क्रिएट किया जा सकता है, सेल्फ लुमिनस है, और उसके साथ साथ इटर्नल स्पिरिट भी है। क्या, ये रियलिटी। रिलीजियंस एंड और धर्म इन्वॉल्व्स मेडिएटिंग ऑन दिस स्पिरिट एंड लिविंग ए लाइफ ऑफ वर्च्यू एंड राइटियसनेस। हो गया, रिलीजियंस और धर्म को अगर हम देखें तो ये क्या रहता है, इन्वॉल्व्स रहता है कि ये जो स्पिरिट जो है उसी को मेडिएट करने के लिए। हो गया, और लिविंग ए लाइफ ऑफ वर्च्यू, और एक वर्च्यूअस एंड राइटियसनेस लाइफ को लिव करने के लिए ये क्या करता है कि ये रहता है। नेक्स्ट, द ह्यूमन सोल इज डिवाइन एंड द एंटायर यूनिवर्स इज ए मैनिफेस्टेशन ऑफ सुप्रीम स्पिरिट। कि उसके साथ साथ ये बोलता है कि ह्यूमन सोल जो है ये डिवाइन है, क्योंकि ये पार्ट ऑफ किसका है कि जो
भगवान है और मेन स्पिरिट है, उसका एक पार्ट है, इसलिए ये डिवाइन है। एंड द एंटायर यूनिवर्स इज मैनिफेस्टेशन ऑफ सुप्रीम स्पिरिट। और ये जो एंटायर यूनिवर्स दिख रहे हो, तो ये एक तरह का सुप्रीम स्पिरिट जो है उसी का एक तरह का मैनिफेस्टेशन है। हो गया। दीज आर द फोर बेसिक प्रिंसिपल ऑफ वेदच। हो गया, वैदिक बिलीफ। Next, Vedic thought hold that human are divine in essence and unlike other animal can realize their divinity because God is within them। देखिए कि वैदिक थॉट जो था, इसके हिसाब से ह्यूमंस जो है वो बहुत ही डिवाइन है। क्यों डिवाइन है? क्योंकि ये अलग एनिमल की तरह क्या कर सकता है कि रियलाइज कर सकता है उसका एसेंस को, कैन रियलाइज देयर डिविनिटी, कि हमारा जो डिविनिटी है उसी को हम लोग क्या कर सकते हैं कि रियलाइज कर सकते हैं। क्योंकि जो भगवान है वो हमारे अंदर ही है, ये वेदा बिलीव करता है। और इसीलिए ये जो ह्यूमन है, इसी को क्या बोला जाता है, एक सुप्रीम क्रिएचर ऑफ गॉड बोला जाता है। However, achieving this realization require the removal of vice such as lust, anger, or greed, a purification process that may necessitate several lifetime of reincarnations in incarnation। हो गया कि उसके बाद अगर हम देखिए कि ये रियलाइजेशन, अचीविंग दिस रियलाइजेशन, ये जो चीज है कि भगवान हमारे अंदर, इसी को रियलाइज करने के लिए और उसके साथ साथ लास्ट एंगर ग्रीड को रिमूव करने के लिए हमारा बॉडी बॉडी से हमको क्या करना पड़ता है, एक प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, दैट मे नेसेसिट सेवरल लाइफ टाइम्स ऑफ री इनक्रिनेशंस। हो गया, जो कि एकदम बहुत दिनों तक चलता है और हो सकता है ये लाइफ टाइम तक भी चले। ट्रांजिशन टू उपनिषद। हो गया, धीरे धीरे वेदाज वैदिक पीरियड के बाद उपनिषद की तरफ हम लोग गए थे और ट्रांजिट हुए थे। व्हाइल द वेदाज लेड द इनिशियल फाउंडेशन, द लेटर टेक्स्ट द उपनिषद build upon the Vedas but expanded Vedic thought into a new, more lofty and intellectual dimension wherein the early god receded into the background। हो गया कि देखिए कि ये वेदा जो है, ये एक तरह का तो इनिशियल फाउंडेशन दिया था, लेकिन उसके बाद एक लिटरेचर आया, टेक्स्ट आया, वो कौन सा है, उपनिषद। वो क्या क्या, ये जो वैदिक थॉट है उसी को आगे लेकर गया, एक नया उसका एक स्वरूप दिया था, मोर लोफ्टी, ये बहुत हाई तक लेकर गया था। और उसके साथ साथ इसमें बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स डायमेंशन को क्या किया था, इंटीग्रेट किया था। The Upanishad moved the religious thought from the polytheisms found in the Vedic literature toward a strong monolithic concept, stressing that Brahma is everywhere and Brahma alone। कि देखिए कि पहले वेदों में क्या था, वैदिक पीरियड में पहले वो लोग नेचर को वो क्या करते थे, वर्शिप करते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या किए कि वो लोग जो तीन जो पोलिथिजम्स जो है उसके तरफ गए थे। वो इंद्र हो गया, वायु, इसको वो लोग क्या करने लगे थे कि इन अग्नि, इंद्र, वरुण, इसके ऊपर वो लोग क्या कर रहे थे कि पूजा करने स्टार्ट किए थे। लेकिन उपनिषद क्या क्या कि नहीं, कि ऐसा कुछ नहीं है, ये पॉलीथिज्म्स के फिर मोनोथिज्म्स की तरफ, मोनोथिस्टिक कॉन्सेप्ट की तरफ एम्फसाइज किया था। और इसके हिसाब से क्या था, ब्रह्मा इज एवरीवेयर एंड ब्रह्मा इज एलोन, कि ये ब्रह्मा जो है इसी का कोई रूप नहीं है, ये हर जगह में है और वो एलन है, उसका कोई कुछ नहीं है। ये उपनिषद का मानना था। नेक्स्ट, तो उपनिषद आर वन ऑफ द थ्री बेसिक टेक्स्ट जो कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। वेद, उपनिषद और एपिक जो है, ये तीन बेसिक टेक्स्ट है हिंदुइज्म का, और इसीलिए उपनिषद को इसका एक टेक्स्ट माना जाता है। अगर नेचर एंड कंटेंट उपनिषद का देखिए कि ये उपनिषद जो है इसका मतलब क्या है, सीक्रेट टीचिंग। वेद का मतलब क्या था, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, वेद का मतलब क्या था। उपनिषद का मतलब क्या है कि सीक्रेट टीचिंग, ये उपनिषद का मतलब है। दे बिल्ड अपन द कंटेंट ऑफ द वेद बट एक्सपेंडेड वैदिक थॉट इनटू ए न्यू डायमेंशन। कि देखिए कि ये क्या था कि वैदिक थॉट जो था और वेद जो था उसी के ऊपर तो बना हुआ था, लेकिन इसी को एक अलग डायरेक्शन, अलग डायमेंशन में लेकर गया था ये वैदिक थॉट को। दे आर कंसिडर्ड मच मोर लफ्टी एंड इंटेलेक्चुअल देन द वेद। हो गया, और ये वेद से
इसी को लोग क्या मानते हैं कि बहुत हाई लेवल थिंकिंग इसी में है, ऐसे बोलते हैं। और इंटेलेक्चुअल चीजें इसमें इंटीग्रेट किया गया है, ऐसे लोगों को लगता है, और इसमें किया भी गया है। मार्किंग द बिगिनिंग ऑफ रियल फिलोसॉफिकल स्पेकुलेशन इन इंडिया, हो गया। और वैदिक पीरियड में तो फिलोसॉफिकल चीजें कुछ नहीं आया था, लेकिन उपनिषद आने के बाद एक्चुअल्स में जो रियल फिलोसॉफिकल स्पेकुलेशन जो है इंडिया में, वो स्टार्ट हो गया था। इसका कुछ की कैरेक्टरिस्टिक है, जैसे कि ये फोकस ऑन कंटेम्पलेशंस के ऊपर ये क्या कर रहा था, फोकस कर रहा था। द उपनिषद रिगार्डेड सेक्रीफाइस एज लेस इंपॉर्टेंस, हो गया कि सेक्रीफाइस जो कि वैदिक पीरियड में हमको देखने के लिए मिल रहा था, वेदों में लिखा हुआ था, उपनिषद उसको ज्यादा एम्फासाइज नहीं किया था कि ये लोग किसी के ऊपर, उपनिषद किसी के ऊपर एम्फासाइज किया था। दे एक्सटल्स कंटेम्पलेशन एंड एम्फासाइज डिवाइन नॉलेज, हो गया। एक्सटल्स कॉन्टेम्पलेशंस के ऊपर एम्फासाइज किया था, और उसके साथ साथ जो डिवाइन नॉलेज है उसी के ऊपर फोकस किया था। नेक्स्ट, ये दैत्य रियलिटी जो है, जो ब्राह्मण जिसको मानते हैं, इनके ऊपर फोकस किए थे। दे प्रोमोट ए मोनिस्टिक कंसेप्शन ऑफ दैत्य। जो दैत्य है उसका एक मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट ये लेकर आए थे। ब्रह्मा इज डिस्क्राइब्ड एज द सुप्रीम रियलिटी, द अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑल थिंग्स, द सीज, माउंटेन, रिवर, प्लांट एंड द एसेंस ऑफ ऑल थिंग, हो गया कि ये मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट जो है उसको ये ज्यादातर प्रमोट किए थे, उसका बारे में एम्फसाइज किए थे। और ब्रह्मा जो है वो है सुप्रीम रियलिटी, और वो है अल्टीमेट सोर्स ऑफ एवरीथिंग। आप जो दिख रहे हैं जो भी चीजें, वो सी हो, माउंटेन हो, रिवर हो, प्लांट हो गया, ये सबका जो सोर्स वो है, वो कौन सा है, वो है सुप्रीम रियलिटी, जो कि ब्रह्मा है। ये उपनिषद का मानना था। ब्रह्मा इज ऑल पावरफुल, ऑल प्रिवेडिंग, इन्फिनाइट, इटर्नल, इम्पर्सनल एंड अन इनडिस्क्राइबेबल एब्सोल्यूट। और उसके साथ साथ ब्रह्मा को एक पावरफुल्स माना जाता है, वो सारे के सारे जो चीजें हैं उसके अंदर है। ये प्रीवेडिंग है, ये इन्फिनाइट है, ये इटर्नल है, ये इम्पर्सनल है, और उसके साथ साथ इसको इनडिस्क्राइबेबल्स एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट भी क्या बोलता है, क्या जाता है, ऐसे करके इसको माना जाता है। बिकॉज ब्रह्मा इज द ओनली एब्सोल्यूट रियलिटी, अचीविंग लिबरेशन रिक्वायर एब्सॉर्प्शन इनटू ब्रह्मा, हो गया। हम्म, क्या है, दुनिया में कुछ भी रियल नहीं है, सिर्फ ब्रह्मा ही रियल है। तो इसीलिए अगर किसी को लिबरेशंस पाना है तो इसमें क्या जाना है, मिल जाना है। इसी को ऑब्जर्व कल जब हम लोग लेंगे तो अब हमको क्या मिल जाएगा, लिबरेशंस मिल जाएगा। ये उपनिषद का मानना है, और उपनिषद का लिखा हुआ ये चीजें है। आज पर चैप्टर 3, टू डिनाई ब्रह्मा इज टू डिनाई वन ओन बीइंग। कि अगर आप बोल रहे हैं कि ब्रह्मा कुछ नहीं है दुनिया में, वो क्या ये रियल नहीं है, तो ये खुद को आप क्वेश्चन कर रहे हैं कि आप खुद हैं तो, हो गया। क्योंकि ब्रह्मा और जो हम इंडिविजुअल, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, अंदर है, ऐसे उपनिषद मानता था। इसीलिए जब आप ब्रह्मा को रिजेक्ट कर रहे हैं, डिनाई कर रहे हैं, तो आप खुद को भी क्या कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं। Self and Supreme, Atma and Brahma. The core message is the necessity to merge the individual self with the Supreme, achieving unions their Atma and Brahma come together. हो गया कि अगर हम देखें ये सब का जो फाउंडेशन और कोर जो है, वो क्या है कि जो इंडिविजुअल सेल्फ, जिसको हम लोग आत्मा बोलते हैं, उसको सुप्रीम जो चीजें है उसके साथ मर्ज करवाना है। आत्मा जो है वो ब्रह्मा के साथ मर्ज करवाना है, और यूनियंस करना ही क्या है कि लिबरेशन है, अकॉर्डिंग टू उपनिषद। नेक्स्ट, reincarnations and karma. The Upanishad teach that life is full of miseries, which are continued by transmigration to new life resulting from one action karma. हो गया कि देखिए, उपनिषद के हिसाब से जो लाइफ है वो फुल ऑफ मेजरीज है, और इसका जो मेन रीजन है वो क्या है कि हमारा कर्म, क्या हमारा कर्म जो है वो इसका मेन रीजन है। द लॉ ऑफ कर्म डिक्टेट that every action affect how the soul will be reborn in the next reincarnations। uh, हो गया कि जो ये लॉ ऑफ कर्मा जो है वो डिटेक्ट करता है, वो डिसाइड करता है कि आप नेक्स्ट जो नेक्स्ट आपका जो रिबर्न होगा आपका सोल का, तो उस टाइम आप कैसे जन्म लेंगे।
हो गया कि किस तरह का रूप से आप जन्म लेंगे, ये आपका कर्म ही डिसाइड करता है। ये उपनिषद के हिसाब से ये माना जाता है। दिस साइकिल्स इज ऑफ reincarnations continues until spiritual perfection is reached, at which point the soul enter a new level of existence called moksha, from which it never return। कि देखिए, ये जो लॉ ऑफ कर्म है, ये चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, जब तक आपको स्पिरिचुअल परफेक्शन नहीं मिला है। और जब स्पिरिचुअल परफेक्शन मिलता है, तब स्पिरिचुअल परफेक्शन कैसे मिलता है कि जब हमको मोक्ष मिल जाता है, हो गया कि जब हमारा सोल एक अलग लेवल पर एक पे चला जाता है स्पिरिचुअल परफेक्शन में, तब हमको मोक्ष मिल जाता है। और हमारा जो लाइफ है और हमारा जो सोल है, और वो रिबर्थ नहीं लेता है। नेक्स्ट, रूल ऑफ गुरु। द बेस्ट वे टू अचीव दिस लिबरेशन एब्सॉर्प्शन इनटू ब्रह्मा इज बाय फाइंडिंग ए टीचर, ए नोअर ऑफ ब्रह्मा। कि देखिए कि वो रोल ऑफ गुरु जो है, उसको डिस्क्राइब करते हुए उपनिषद में ये बोला गया है कि आपको अगर लिबरेशन पाना चाहते हैं तो कोई गुरु के थ्रू चाहिए, जो कि ब्रह्मा क्या है उनको जानते हैं। इंस्ट्रक्शन इज treated as secret and should only be imparted to qualified student. Student are advised to approach spiritual teacher humbly, especially one who is well versed in Vedic scripture and knowledgeable about Brahma। कि देखिए कि जब आप कोई इंस्ट्रक्टर और टीचर के पास जा रहे हैं, तो आप उनको सीक्रेटली क्या करना चाहिए कि उनको रिक्वेस्ट करना चाहिए। और वो अच्छा गुरु बनना, वो गुरु बनना चाहिए वो जो जिसके पास की स्पिरिचुअल टीचर है और जिसके पास की नॉलेज है कि जो वैदिक स्क्रिप्चर का और उसके साथ साथ ब्रह्मा के बारे में जिसको कुछ पता है, उसको ही गुरु बनाना चाहिए। नेक्स्ट, वैदिक ट्रांजिशन। दे हाईलाइटेड द डेवलपमेंट ऑफ रिलीजियस थॉट moving the earlier polytheisms found in Vedic literature toward a strong monotheism concept, starting the Brahma is everywhere and Brahma is alone। हो गया, ये जो एक तरह का ट्रांजिशन हमको देखने के लिए मिला था वैदिक और उपनिषद में। वैदिक में हम लोग पोलिथिज्म्स थे, लेकिन जो उपनिषद है वो क्या मानता है कि दुनिया में सिर्फ एक ही चीज है, वो है ब्रह्मा, और जो कि हर जगह में है और वो अकेला है, उसके साथ कोई है नहीं। नेक्स्ट जो हमारा टेक्स्ट है वो है एपिक। और इंडियन फिलोसफी में आप अगर देखिए तो दो तरह का एपिक हमको देखने के लिए ज्यादातर मिलता है। बहुत सारे एपिक है, लेकिन जो बेसिक जो फंडामेंटल एपिक है वो जो टेक्स्ट है वो तीन है। वो कौन कौन सा है कि आपका वेद वेद उपनिषद और एपिक। एपिक के अंदर आता है रामायण और महाभारत। हो गया, अब सभी को पता है रामायण और महाभारत में क्या है। द महाभारत इज नोटेड एज द मोस्ट सिग्निफिकेंट ऑफ द टू ऑफ एपिक। इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। और इसी के अंदर भागवत गीता को अगर आप देखिए तो इसमें लगभग 700 वर्सेस आपको देखने के लिए मिल जाएगा, और 18 चैप्टर है इसी में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो एपिक डिस्क्राइब ए ग्रेट वॉर that took place before 1000 BC between the cousins, the Kauravas, and the Pandava, who were fighting for succession to the throne। कि आप सभी को पता है कि इसी में क्या हुआ है महाभारत और भागवत गीता में कि एक बहुत बड़ा वॉर हुआ था 1000 BC में। और ये किसी के अंदर जो पांडव और कौरव जो थे, जो कि इनिशियली क्या थे कि कोजिन थे, उनके बीच हुआ था कि उनका कंट्री किसके को कौन रूल करेगा, उसी को लेकर ये हुआ था। महाभारत एंड भागवत गीता को अगर हम देखिए कि इसका कुछ की कॉन्सेप्ट और डॉक्ट्राइन्स हमको देखने के लिए मिलता है, जैसे कि इल्यूजन्स एंड रियलिटी। इट प्रोमोट द आइडिया दैट एंटायर वर्ल्ड ऑफ नेचर एंड द यूनिवर्स ऑफ नेम एंड फॉर्म आर ऑल इल्यूजन्स एंड द ओनली ट्रू रियलिटी स्पिरिट। कि आप अगर देखे होंगे महाभारत कि जब एक स्टेज आ जाता है कि अर्जुन बोलते हैं कि ये सारे के सारे तो मेरे अपने हैं और मैं इनके साथ कैसे युद्ध कर सकता हूँ। और उस टाइम भगवान जो थे श्री कृष्ण जो है वो उनको बोल रहे थे और एक्सप्लेन कर रहे थे ये इल्यूजन एंड रियलिटी के बारे में। वो क्या बोलते हैं कि ये दुनिया जो है वो एक तरह का इल्यूजन है। ये जो फॉर्म एंड नेम्स जो है वो क्या है कि ये इल्यूजन है। रियलिटी क्या है, स्पिरिट। जो स्पिरिट है वो रियल है। ये नेम एंड फॉर्म क्या है, ये अनरियल है।
ओके, आप उसी को अगर रिलेट करेंगे तो ये इल्यूजन एंड रियलिटी वाला कॉन्सेप्ट जो कि हिंदुइज्म का एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट, ड्यूटी धर्म। द डायलॉग फीचर द वॉरियर Arjun who questions the meaning of existence and the consequences of war. Krishna answer him explaining that Arjun must fulfill his dharma, the obligation of his life as the only way to achieve salvation. हो गया कि देखिए, और ये स्टेज में आपको जो एग्जाम्पल दिया महाभारत में जब चल रहा था, जब अर्जुन जो कि एक वॉरियर थे, वो जब मना किए थे, उनका और एक क्वेश्चन था कि मैं क्यों मारूं इनको, हो गया इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, हो गया वो बोल रहे थे अगर ये इसका जो कॉन्सिक्वेंसेस है कि एक कंट्री को रूल करने का, तो मैं छोड़ देता हूँ और हम लोग हार जाते हैं, ऐसे ऐसे करके अर्जुन बोल रहे थे। लेकिन कृष्णा उसको समझाए थे कि नहीं, ये जो चीजें है ये ऐसा नहीं है, ये धर्म के ऊपर तुम्हारा आता है, और आप एक क्या है कि वॉरियर है, और वॉरियर का काम क्या है कि आप को वॉर करना है और लड़ना है, इस तरह से वो अच्छे से उनको एक्सप्लेन किए थे। और उसके बाद जाकर क्या हुआ था कि अर्जुन रेडी हुए थे, और ये फुलफिल हिज धर्म, उसके बाद अर्जुन उसका जो धर्म है उसको फुलफिल किए थे। नेक्स्ट, डिवोशन एंड ट्रैंक्विलिटी। द टेक्स्ट एम्फसाइजेस ए स्ट्रेन डिवोशन टू ड्यूटी। द ideals individual is one who accept pain and pleasure with equal tranquility। हो गया कि यहाँ हम लोग किसी के ऊपर एम्फसाइज करते हैं भागवत गीता महाभारत में कि जो स्ट्रेंथ डिवोशन ऑफ ड्यूटी, जहाँ की द आइडियल्स इंडिविजुअल, एक आइडियल इंडिविजुअल्स क्या करता है कि वो सारे के सारे पेन को भी एक्सेप्ट करता है, प्लेजर्स को वो इक्वली ट्रैंक्विलिटी एकदम शांति से क्या करता है कि एक्सेप्ट करता है। सच ए पर्सन शुड नॉट बी स्वेड बाय जय envy, anxiety and fear, but should be patient, steadfast and forgiving। और इस तरह का जो पर्सन होते हैं वो लोग क्या करते हैं कि ना उनको कोई मतलब जय में है, ना एंजाइटी में है, ना फियर में है, ओके वो मान लेते हैं कि जो पेन है वो भी रियल है, वो भी मेरे लिए है, और जो प्लेजर है वो भी मेरे लिए है, और ये दोनों इक्वल है। हो गया इस तरह का चीजें को जब हम लोग एक्सेप्ट करते हैं तो हम हमारे लिए कोई मतलब ही नहीं रहता, ये जय एंजाइटी फियर इसका कुछ मतलब ही नहीं रहता। हो गया, और उस टाइम हम लोग क्या करते हैं कि पेशेंस फुल हो जाते हैं, स्टेडी फास्ट बन जाते हैं, और लोगों को फॉरगिव करना स्टार्ट करते हैं। Salvation of the God, the Gita achieve a more personal form of God as Krishna speak intimately to human। हो गया कि ये गीता जो है वो एक तरह का पर्सनल फॉर्म ऑफ गॉड, जहाँ की कृष्णा इंटीमेटली ये ह्यूमन से बात कर रहे हैं। इट एक्सप्रेस डिवाइन कंपेशन फॉर ह्यूमैनिटी, सजेस्टिंग दैट सेलिब्रेशन इज ओपन टू ऑल एंड ब्रह्मा एक्सेप्ट ऑल। हो गया, और इसी में क्या किया गया है कि जो ह्यूमैनिटी का है कंपेशन, उसका बारे में ये बोला गया है, और सबको बोला एक सजेस्ट किया गया है कि ये सेलिब्रेशन जो है वो कोई पर्टिकुलर आदमी के लिए नहीं, ये सबके लिए अपन है। हो गया, और ब्रह्मा जो है वो सभी को वो एक्सेप्ट करते हैं। कृष्णा स्ट्रेस फीलिंग ऑफ डिवोशन एंड ड्यूटी अवर मेयर इंटेलेक्चुअल क्वालिटी, और उसके साथ साथ जो डिवोशन और ड्यूटीज है उसी के ऊपर भी वो एम्फसाइज किए थे। नेक्स्ट, इसको जोगों के साथ योगा जो है उसके साथ कनेक्ट किया गया है। द कॉन्सेप्ट ऑफ योगा इज मोस्ट क्लियरली एसोसिएटेड विद द भागवत गीता। हो गया, अगर योगा को अगर हम देखें तो ये भागवत गीता के साथ बहुत ही क्लोजली रिलेटेड है। योगा इज फ्रिक्वेंटली इंटरप्रेटेड एज यूनियन विद द एब्सोल्यूट, कि ये योगा जो है ये एक तरह का पाथ है जिसी के थ्रू कि हम लोग क्या करते हैं कि जिसका मतलब ही क्या है कि जो यूनियन है, जो ब्रह्मा और हमारा जो आत्मा है उसका एक तरह से यूनियन है, where one attempt to yoke one soul with the absolute, की जो एब्सोल्यूट सेल जो है, सोल जो है, और ब्रह्मा जिसको मानते हैं उसके साथ हम लोग कैसे वन हो सकते हैं, यूनियन हो सकता है, उसी के ऊपर इसी में एम्फसाइज किया जाता है। The system of Patanjali described it Yoga Sutra provides a method for इंड्यूसिंग स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल स्टेट। हो गया, और ये पतंजलि जो है इनका फाउंडर है, और ये क्या बोले थे, इसको योग सूत्र बोले थे, और एक मेथड प्रोवाइड किए थे जिसके के थ्रू किसके लिए, फॉर इंड्यूसिंग स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल स्टेट। हो गया, कुछ साइकोलॉजिकल स्टेट के लिए इंड्यूस करने के लिए ये कुछ साइकोलॉजी क्या किए थे कि कुछ मेथड दिए थे। योगा इज ए सेट ऑफ मेंटल एंड फिजिकल एक्सरसाइजेस इंटेंडेड टू फ्री द सोल फ्रॉम रिलियंस ऑन द बॉडी। हो गया कि योगा जो है कि एक तरह का मेंटल एंड फिजिकल एक्सरसाइजेस है जहाँ की जो हमारा सोल है,
जो बड़ी के ऊपर जो उसका रिलेंस है उसी से उसको मुक्त कर देते हैं और ब्रह्मा के साथ हम लोग क्या करते हैं, यूनाइट कर देते हैं। The serious practices of meditation require controlling the body so that it does not impede the process. The three external steps yoga, that is right posture, right breathing, and the control of senses. हो गया कि ये जो योगा एक सीरियस प्रैक्टिसेस है जहाँ कि हम लोग मेडिएट करते हैं और मेडिटेशन का रिक्वायरमेंट हमको मिलता है क्योंकि यहाँ हम लोग बॉडी को हम लोग कंट्रोल करते हैं। और हम लोग इसी में तीन तरह का एक्स्ट्रा स्टेप दिखते हैं योगा का, जो राइट पोस्चर, राइट ब्रीदिंग्स और जो कंट्रोल ऑफ द